हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की पाठशाला में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक का और इंटर का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अब इस मॉडल पेपर का पूरा सीरीज आपको इस चैनल पर देखने को मिल रहा है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सामाजिक विज्ञान जो आपका अनिवार्य विषय होता है साथियों, इस अनिवार्य विषय का मॉडल पेपर जारी किया गया है। अब इस मॉडल पेपर में कैसे कैसे और किस प्रकार से प्रश्न सेट किए गए हैं उसको एक बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। साथियों, आपको पता ही होगा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान में होते हैं, जबकि 32 जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं और टोटल प्रश्नों की संख्या 112 होती है। वही बात कर लेते हैं कि यहां पर जो मुद्रित पृष्ठ की संख्या बताई गई है ये 32 होते हैं। अब जैसे कुछ साथियों को यह पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का हो या किसी अन्य विषय का हो, जो भी मॉडल पेपर होता है साथियों, इसमें से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको यह पता होना चाहिए, मतलब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके आधार पर बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो एकदम आपके एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी होंगे और कह सकते हैं कि पर्याप्त होंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए और सभी जो मॉडल पेपर हैं उसके वीडियो इस चैनल पर अपलोड हैं। एक एक करके सारे विषय का जो पेपर है साथियों वो देख लीजिए। ऐसे चलिए हम आपको आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सटीक आंसर के साथ पूरे विश्लेषण के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज का पहला जो प्रश्न आपके सामने है साथियों, ये है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। आपको बताना है कि द्वितीय क्षेत्र, जैसे कि आप पता होगा कि अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र बांटे गए हैं कार्यस्थल को, कार्य को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो यहां द्वितीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया, थोड़ा सा प्रश्नों को टेढ़ा करके पूछा गया है, लेकिन बात को समझेंगे तो आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो कृषि और कृषि के अंतर्गत आने वाले कार्य होते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो व्यवसायिक संबंधी कार्य होते हैं, जबकि तृतीय जो क्षेत्र होता है साथियों ये होता है हमारा सेवा के क्षेत्र, जिसमें शिक्षा और शिक्षण जो कार्य है यह भी एक सेवा के क्षेत्र में जानता है। अर्थात द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो विनिर्माण, मतलब किसी चीज का निर्माण करना, एक व्यवसायिक तरीके से होता है। निर्माण कार्य, जैसे मान लीजिए घर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का व्यवसाय होता है। बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन भी एक प्रकार का व्यवसाय ही है। तो कह सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में यहां सभी को सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात मेरे इस पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। जितने विश्लेषण की आवश्यकता होगी सभी चीजों को हम एक एक करके बताएंगे साथियों। आइए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस मॉडल पेपर का। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है। आजीविका का मतलब होता है साथियों कि जीवन जीने के लिए भारत का सबसे बड़ा जो जनसंख्या का हिस्सा है वो किस पर निर्भर है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें साथियों तो भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है, और इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा जो कार्य होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग जनसंख्या के रूप में जुड़े हैं वो इसी प्राथमिक क्षेत्र से अर्थात कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है साथियों ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो लाभ होता है साथियों वो किस क्षेत्र से होता है, तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो तृतीय क्षेत्र से होता है, जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऐसे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर है कि ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो ब्रुंडलैंड का संबंध जो होता है साथियों ये सभी के विकास को लेकर होता है, इसलिए प्रश्न का सही आंसर होगा सतत विकास, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए साथियों,
चौथे नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। मतलब पूछा गया आपसे कि राज्य सरकार से आर्थिक नियोजन के तहत वातावरण बनाने के लिए, उनके सहयोग को प्राप्त करने के लिए कौन संस्था बनाई गई है। तो ये संस्था जो बनाया गया है साथियों, इसका नाम है नीति आयोग। आपको यहां से एक बात और भी बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों, ये वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अर्थात नीति आयोग के अभी अगर कोई पूछे कि कौन है अध्यक्ष, तो होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले 2015 के पहले 1 जनवरी 2015 के पहले नीति आयोग का नाम जो था योजना आयोग था। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय वर्ड देखिए क्या है, राष्ट्रीय लिखा हुआ है सही, राष्ट्रीय क्या ऐसे लिखा जाता आप देख सकते हैं साफ साफ। लेकिन फिलहाल चलिए, बिहार बोर्ड है, जो भी उसकी गलती है हम माफ करेंगे, हम अपने से गलती नहीं करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। बताना आपको यह है कि कौन सा रिपोर्ट के अनुसार है उपभोक्ता की वृद्धि हुई है। क्या? व्यय क्षमता, मतलब खर्च करने की क्षमता। तो यह हुआ है साथियों नगरीय जनता का। क्योंकि नगर में जो जनता रहते हैं, जिस क्षेत्र को नगर श्रेणी में रखा गया है, वहां पर बिजली का खर्च हुआ या फिर टैक्सेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा लगा दिए जाते हैं, इसलिए उनका जो व्यय क्षमता है उसमें वृद्धि हो गया है, खर्च जो है उनका बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि आपके सामने है 6ठे नंबर में। प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अभी अभी इस बात को हम समझे थे। तो अगर बात समझे साथियों, तो कृषि के अंतर्गत चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी जो होता है गन्ना से प्राप्त होता है, आप सभी को पता है, और गन्ना किसानों से मिलता है, मतलब चीनी खेती गृहस्थी से मिलती है, कृषि से मिलती है। सूती वस्त्र उद्योग, अगर इसके बारे में बात करें तो चूंकि ये बनता है कपड़ा सूती उद्योग से, और कपड़ा जो होता है साथियों ये कपास से प्राप्त होता है, या ऐसे डायरेक्ट कर ले कि सूती वस्त्र जो होता है वो कपास से प्राप्त होता है और कपास भी कृषि से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ए भी सही है, यहां बी भी सही है, डी सी वाले को देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अर्थात जो जैविक खाद होते हैं साथियों, वो भी तो पेड़ पौधे के पत्तियों से बने होते हैं, अर्थात ये भी कृषि के अंतर्गत आएंगे। इसलिए मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पूरे डिटेल्स के साथ समझिए, ताकि इससे जुड़े जो भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए वो आप आराम से और सटीक बना सकें। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो में बना के बताया गया है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, फलाना आएगा, ढिकाना आएगा, लेकिन साथियों पक्का बता देते हैं, अगर एक दो भी क्वेश्चन लड़ गया तो आप भाग्यशाली हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन यहां से जुड़े सवाल जो होंगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पैटर्न देखना जरूर चाहिए आपको। 7वां प्रश्न, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। मतलब केन्स के अनुसार बताना है राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो इसमें उपभोग व्यय को भी शामिल किया जाता है साथियों, और विनियोग व्यय को भी शामिल किया जाता है। इसलिए मेरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 8वें नंबर में है। थोड़ा तेज प्रश्न को करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी सवालों को समझ सकें। 8वां, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है। अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बात करें, उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य इसे शामिल किया गया है, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य यह भी शामिल है, कच्चे माल की कीमत यही शामिल नहीं है साथियों। जब किसी उद्योग में कच्चे माल होता है, उस कच्चे माल की कीमत का निर्धारण जो है ये राष्ट्रीय जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 देख लेते हैं। 9 हमारे पास प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है। वाणिज्य बैंक जिसे हम कॉमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक कौन नहीं है देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक, आपको पहले ऑप्शन में ही मिल गया। भारतीय रिजर्व बैंक जिसका हम लोग कहते हैं आरबीआई,
और आरबीआई जो होता है साथियों, ये बैंकों का बैंक होता है, मतलब ये कोई भी कॉमर्शियल बैंक नहीं है। मतलब कोई डायरेक्ट कस्टमर जो है डायरेक्ट जाके आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं खोल सकता है। इसमें अकाउंट खोलने का हकदार बैंक होता है, इसीलिए बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो है कॉमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी है ही, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी है, इसलिए प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। 10वां देखते हैं साथियों। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया था? सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ? अगर बात करें, थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लीजिए यहां से। सहकारिता जो है साथियों, इसका प्रारंभ करने का श्रेय गया है 1904 ईस्वी में, लेकिन यहां पूछा गया है कि सहकारिता में राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ, राज्य सरकार को कब शामिल किया गया? तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों 1919 ईस्वी में। मेरे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, सहकारिता बनाया गया 1904 में, राज्य सरकार को उसमें शामिल किया गया 1919 में। 11 देखिए, 11 में क्या है? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी के कुचक्र के बारे में बात कर ले तो कुचक्र गरीबी के बारे में कहा जाता है कि अगर हम गरीब हैं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं साथियों, ये भी गरीब होगी। इसी को बोला जाता है गरीबी के कुचक्र। और गरीबी के कुचक्र के बारे में अगर बात करें तो उसे दिया गया है रैगनल नर्स के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आइए 12 को देख लीजिए। 12 का जवाब क्या होना चाहिए? 12 में है, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संसाधन जिसका पारिश्रमिक जो है वो ब्याज है, मतलब जब उसमें परिश्रम करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। आइए देखते हैं। भूमि, भूमि से तो लगान मिलता है, ये तो कई बार हम आपको बता चुके हैं। भूमि से क्या मिलता है साथियों? तो लगान मिलता है, इसको ब्याज नहीं बोलते हैं। श्रम, श्रम मजदूरी से होता है, और मजदूरी में हमें पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है, मजदूर से मजदूरी बना है, मजदूरी में पैसा मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। पूंजी, यही प्रश्न का आंसर होगा। जब आपके पास कोई पूंजी है और किसी बैंक में जमा करते हैं तो उससे आपको ब्याज मिलता है, न कि केवल मूलधन ही मिल जाता है। उद्यमी ये तो होगा ही नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा नीचे भाग में भी है, देख लीजिएगा ध्यान से। 13, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है साथियों, ये हमारे जिला स्तर पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे से, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन एक लाइन के क्वेश्चन है, उसमें क्या डिटेल्स बताना है आपको, हम इसीलिए डायरेक्ट उसका आंसर ही बता देते हैं। 14 देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? अगर भारत के बारे में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य है वो उसी समय बना जिस समय विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था। और ये कब हुआ है साथियों? 1995 में। मतलब 1995 में विश्व व्यापार संगठन तैयार हुआ और उसी समय भारत भी उसमें शामिल हो गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 देखिए साथियों, 15 में क्या पूछा गया था आपसे? 15 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? इस प्रश्न का अर्थ यह है साथियों कि राष्ट्रीय फोरम, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय कुछ कमी से आप संतुष्ट नहीं हैं, कोई उपभोक्ता जो है अगर उससे संतुष्ट नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों के भीतर वो अपील कर सकता है? इसका तिथि है साथियों 30 दिन। मतलब आप अगर चाहते हैं, अगर आप उसके उपभोक्ता हैं, तो 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में उसका शिकायत कर सकते हैं या फिर उसका केस कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों 16। अभी तक कुछ इकोनॉमी से सवाल थे, अब थोड़ा सा हिस्ट्री के सेक्शन में सवाल दिया गया है, वहां से भी देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 16 नंबर, मेजनी का संबंध किस दल से है? आप सभी को पता है मेजनी के द्वारा दो प्रमुख तरीके से संस्था तैयार की गई थी। एक नाम था यंग इटली और एक तैयार किया गया था यंग यूरोप 1830 में 1834 में। और यहां पर दिया है क्या? कार्बोनारी, यंग यूरोप,
यंग इटली, तीनों के तीनों तो सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 17 नंबर। 17 में क्या है कि कालसवाद आदेश किसने जारी किया? तो कालसवाद आदेश के बारे में अगर बात करें साथियों तो ये जारी किया था मेटरनिक के द्वारा। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 है कि साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया था? तो साम्यवादी शासन के बारे में अगर बात करें साथियों तो यह अपनाया गया है सबसे पहले रसिया अर्थात रूस में। 19 देखते हैं। 19 में है कि रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो रूस में जो मार्च क्रांति हुआ था, ऐसे मार्च क्रांति बताई जाती है, फरवरी की क्रांति कही जाती है, उसमें किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो सरकार बना था भले, लेकिन नेतृत्व किसका था? तो इसका सही जवाब होगा करेंस्की, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 क्वेश्चन देखिए, चेका कैसा संगठन है। यहां पर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं साथियों जो एकदम आसान है, या कह ले कि चलता फिरता है, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो काफी डीपली है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और वैसे भी आपको पता है कि 80 में 40 ही बनाना है, 40 तो बनाना नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप आसान क्वेश्चन को देख देख के अच्छे से बना लेंगे। तो चेका कैसा संगठन था? तो चेका जो संगठन है साथियों, ये गुप्त पुलिस संगठन है। वैसे पुलिस संगठन जो गुप्त रूप से सरकार के लिए काम करती है, उसका नाम दिया गया था चेका। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 देख लेते हैं। 21 है प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी के बारे में बात करें तो उसका नाम था साथियों रॉबर्ट ओवेन। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 देख लीजिए। 22 का है भागा जा रहा है, अकबकाओ मत, हम भी साथ साथ चलेंगे। बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो बाओदाई जो सरकार था साथियों, इसे फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक लाइन का आंसर है, उसमें हम क्या डिटेल्स आपको बताएं। 23 जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो जिनेवा समझौता आपको कई बार बता चुके हैं। जिनेवा समझौता कब हुआ, कैसे, किस प्रकार हुआ? इसमें भारत था, कनाडा भी था, पोलैंड भी था, कौन नहीं था? तो चीन नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 24 नंबर। अब ये आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ बनाया है यहां। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? अब यहां पर स्वराज से केवल बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत छात्र छात्राएं जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। स्वराज जिसको यहां पर देना चाहिए था पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज जो है साथियों ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन, जिसकी सदस्यता अर्थात जिसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। तिनकटिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो सब कुछ जानता है कि तिनकटिया जो प्रणाली है वो बिहार से संबंधित है। बिहार में कहां? तो चंपारण जिले से। चंपारण जिले में राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी जो थे उनको बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, और तब से तिनकटिया प्रणाली समाप्त की गई। तो उस व्यवस्था में सिफारिश कौन किया था? तो उस समिति का नाम था चंपारण एग्रियन कमिटी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों 26 नंबर। 26 में क्या है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? अब ये सब आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो टफ हैं, मतलब क्वेश्चन टफ बनाए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एकदम आसान है, हम जानते सब कोई इसका जवाब जानता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की समिति नियुक्त की गई थी, कौन सी? हंटर समिति। हंटर समिति उसकी जांच करने के लिए सब कोई जानता है कि जनरल डायर जो था वो निहत्थों पर गोलियां चलवा दिया था, उसके विरोध में या कह सकते हैं कि उसके जांच के लिए वो काम सही किया है कि नहीं, हंटर समिति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न साथियों देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सब कुछ जानता है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से, या कह ले कि उसके मतलब
सहायता से महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया था। ऐसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 1920 में मानवेंद्र नाथ राय। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज करने वाला शब्द है, नाम पूरा दिया हुआ है लेकिन इसका नाम शॉर्ट हम लोग पढ़ते हैं मानवेंद्र नाथ राय, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एमएन राय। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। एमएन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां की थी? इनके द्वारा जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो ताशकंद में किए थे, अर्थात ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 देखते जाइए। 29 है वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ है? देखिए क्रांति ये वर्ड सही है, आप देख सकते हैं। बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, पता नहीं कौन जांच करता है, कौन कैसे प्रिंट करता है, पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी चलिए जैसा है वैसे। एक बात और साथियों, सभी लोग मिलाते रहेंगे अपना आंसर। आपको इस 80 प्रश्न में से कुल कितने प्रश्नों का उत्तर पता था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ है? तो एक क्रांति जो हुआ था उसका नाम था साथियों फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर। 30 में क्या है देख लीजिए। 30 है चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? अब ये आसान क्वेश्चन है, हमें लगता है इसका जवाब तो लगभग सबको पता होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? कहां हुआ था साथियों? ये हुआ था इंग्लैंड में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 देखिए। 31 है पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? अब ये कुछ ऐसे लोगों को होगा जिनको ये सवाल का जवाब पता ही नहीं होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा डीपली है, लेकिन हम आपको बता देते हैं पराजित तुर्की जो है इसके साथ संधि हुआ है, उस संधि का नाम है सेवर्स की संधि। उस संधि का नाम था साथियों सेवर्स की संधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 32 गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। कुछ क्वेश्चन आसान भी दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन टफ भी दिए गए हैं, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उसमें से 40 आपको चुन के बना लेना है। तो गांधी जी ऐसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और इनको लंदन जाना पड़ा था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा जिसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे, और 1932 में तीसरा जिसमें गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए थे। एक सवाल यहां से यह भी पूछ सकता है साथियों कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था? उससे महापुरुष का नाम है भीमराव अंबेडकर। ऐसे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 30 देखते हैं। 30 प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में अगर बात करें तो साथियों इसका गठन हुआ है 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 34 देख लेते हैं। 34 में है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अब ये तो आसान क्वेश्चन है, हमें लगता है इसका जवाब पता होगा। अगर इस वर्ड पर ध्यान से देखेंगे अलेक्जेंड्रिया, तो आपको ये सवाल का आंसर पता चल जाएगा। क्या पता चल पाया? नहीं पता चला तो हम बता देते हैं, सिकंदर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों 35 नंबर। 35 है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताना। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, और इसका नाम दूसरा है साथियों विश्व बैंक। बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। 36 को देखिए। 36 है मार्टिन लूथर का जन्म कहां हुआ था? अब आपको ये तो बताना ही पड़ेगा। चलिए इसका हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं साथियों। देखिए मार्टिन लूथर, मार्टिन जो है इसमें एक आधा र दिया हुआ है, और जर्मनी में भी आपको आधा र दिखेगा। 4 ऑप्शन देख लीजिए ध्यान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बनाना होता है, तो इसमें तो आप लोग बना सकते हैं, समझदार हैं आप लोग खुद भी। 37 मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? मतलब किसी चीज को छपवाना है अगर पेपर में, तो उसके लिए आपको लाइसेंस या कोई चीज छापना है। जैसे प्रेस वगैरह क्या होते हैं कि प्रेस को अब तो स्वतंत्रता दे दी गई है, प्रेस की आजादी दी गई है, वो अपने स्वतंत्र तरीके से छाप सकता है।
लेकिन क्या है कि पहले छापने पर प्रतिबंध था, उसके लिए लाइसेंस लेना होता था और ये नियम लगाया था कौन? तो उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अंग्रेजों के समय में की बात चल रही है ये। 38 मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू कौन थे? सबको पता होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ये भी काफी योगदान दिए हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? उस संपादन पत्र पत्रिका का जो नाम था साथियों, यह था इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा अच्छे से, इंडिपेंडेंस। यंग इंडिया किसका है? तो यंग इंडिया हमारा है महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। प्रश्न है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, ये फ्रांसीसी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति। काफी आसान आसान क्वेश्चन भी है साथियों, और कुछ अच्छे भी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न ही आसान है, और आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही रहता है। इसलिए ध्यान से आप इसको देखिए और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया गया है? इसमें वही सवाल मिला जुला के मार्टिन लूथर। लेकिन अगर साथियों अगर आपको लगता हो कि ये तैयारी जो क्वेश्चन हम आपको 40 बताए, इस 40 क्वेश्चनों में अगर मान लीजिए अगर आप 10 प्रश्न भी सही से नहीं बता पाए हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। जो क्रैश कोर्स है साथियों, इसके आपको जुड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्रैश कोर्स के सारे क्लास आप तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिल्कुल मुफ्त आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्रैश कोर्स जो भी चलाया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक की संख्या में जुड़ें, ताकि आप लाभ कमाएं और अच्छे से अच्छे अंक आप अपने एग्जामिनेशन में लेके आए। चलिए 40 का जवाब हो गया था मार्टिन लूथर। 41 देखिए साथियों, 41 है कि अन्ना मलाई बाघ अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये देखिए काफी प्रचलित प्रश्न है, हमें लगता है इसका जवाब आपको पता होगा। नहीं पता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। यह हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन होगा ए इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 42 नंबर। निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? तो जीवाश्म में 3 नाम हम आपको हमेशा याद करवाए हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगर ये 3 याद रखते हैं तो आपको ये कभी भूलने की स्थिति नहीं होगी। तो देख लीजिए, ग्रेफाइट, लोहा, अभ्रक, कोयला। कोयला तो है ही, 2 ऑप्शन में नहीं है, रहेगा नहीं होगा वो जवाब। ऐसे कोयला मिल गया, सटीक जवाब हमें आराम से मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा का सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है आपको यह बताना है इस प्रश्न में। तो तांबा हमारे भारत में सबसे ज्यादा खेतड़ी में पाया जाता है। खेतड़ी जो जगह है यहां पर सबसे ज्यादा जो तांबा है यह भारत में उत्पादित होता है। सही जवाब होगा खेतड़ी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है 44 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? यह भी सवाल पूछा जाता है कि गोंडवाना जो क्षेत्र है वो कितना पुराना है। आपको पता होगा, नहीं पता है कमेंट सेक्शन में बताइए खोज करके इसका जवाब क्या होगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये दामोदर घाटी में पाया जाता है सबसे ज्यादा, सोन घाटी में भी पाया जाता है, गोदावरी घाटी में भी पाया जाता है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सही होगा साथियों। अब इसमें कंफ्यूजन होने वाली चीज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर दामोदर घाटी हम पढ़े हैं, तो दामोदर घाटी पढ़े हैं बच्चों, तो गोदावरी घाटी में भी गोंडवाना के जो कोयला है वो पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 45 देख लीजिए। 45 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? अब नकदी फसल किसको कहती है तो आपको अच्छे से पता है। नकदी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो बोया जाता है नगद के लिए, मतलब बेच के उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो इसमें गन्ना ये तो नकदी फसल है ही, रबर ये भी नकदी फसल है, मूंगफली ये भी नकदी फसल के रूप में ही जाना जाता है।
इसलिए प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, 46 नंबर। 46 प्रश्न है कि भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि हमें लगता है इसका जवाब पता होगा। नहीं पता है, क्रैश कोर्स से जुड़ना ना भूलें। शाम को 7 बजे हम आपको मिलेंगे और बाकी टीचर्स का क्लास जो होगा वो सुबह से शाम तक चलता ही रहेगा, लेकिन शाम को 7 बजे हम आपको अपने क्लास में मिल जाएंगे। तो भारत में पहला जो चीनी मिल था साथियों, ये ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया था, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा। 47 देखिए, 47 है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रवर्धन का घटक है। आकस्मिक प्रवर्धन का मतलब अगर आपको अचानक कोई घटना आपके घर में घटित हो गया, मतलब आपके घर में मान लीजिए कोई चोर घुस आया या आपके घर में कोई काफी ज्यादा बीमार पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में कौन आपके लिए कार्य करेगा, कौन सा घटक आपको सहयोग करेगा। स्थानीय प्रशासन करेगा ही करेगा। भाई हमारे स्थानीय प्रशासन इसी के लिए तो होते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में कोई घटना घटी तो उसकी देखरेख वो कर सके। स्वयंसेवी संगठन ये भी करेगा भाई, स्वयंसेवी संगठन इसी के लिए बना होता है ताकि हमारी सहायता कर सके। स्थानीय लोग ये तो पक्का करेंगे, आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपकी से जो हेल्प होगा वो तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 48 देखिए, 48 है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जो जलाशय साथियों, ये हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा कहां से निकलती है आपको पता होना चाहिए। तो नर्मदा जो है साथियों मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक पहाड़ है, वहां से निकलती है। ऐसे 2 नदियां निकलती है, एक सोन और एक दूसरा नर्मदा। नर्मदा हमारे बिहार में नहीं पड़ती है, लेकिन सोन हमारे बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा मतलब जिस आपदा को मानव के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, सही यही हो गया। सांप्रदायिक दंगे जो है साथियों ये मानव तो ही करता है, भगवान थोड़े ना करते हैं, प्राकृतिक रूप से थोड़े ना होता है। 50, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब जहां पर भूकंप बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं या जल्दी जल्दी आते हैं, मतलब महीने में 1-2 बार आ जाता है, तो वैसे क्षेत्रों में घर कैसे बनाने चाहिए। तो वैसे स्थितियों में आयताकार घर बनाने की सलाह दी जाती है, जिसकी लंबाई के बराबर और दूसरी तरफ की चौड़ाई के बराबर ये होता है। और ऐसा घर बनाते हैं तो उसे गिरने का और टूटने का खतरा थोड़ा कम होता है। 51 देखते हैं साथियों, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है। तो कांडला विशेष आर्थिक जो क्षेत्र है साथियों, अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारे गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए जो होगा इसका 51 का एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 52 क्या है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना, इसका जवाब तो हमें लगता है कि आपको पता होगा। भारतीय डाक की स्थापना हुआ है साथियों 1854 ईस्वी में। मतलब पहले तो हमारे आजादी के लगभग 100 साल पहले भारतीय डाक जो है वो स्थापित हो चुका है। वो अलग बात है कि अभी थोड़ी सी इसकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि मोबाइल जो है ना सारा चीज ले लिया ना, किसी को कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, व्हाट्सएप चल गया है, तो डाक जो है थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कमजोर पड़ गया है। 53, भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड की कुल कितनी लंबाई है। ग्रैंड ट्रैंक रोड कई नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं जीटी रोड, एक नाम है इसका जीटी रोड, और एक इसका नाम है एनएच, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है साथियों, जो जीटी रोड के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। याद रखेंगे, जो जीटी रोड है साथियों, जिसका नाम है पूरा ग्रैंड ट्रैंक रोड, इसकी पूरी लंबाई जो है टोटल 2500 किलोमीटर मानी जाती है। 54 देखिए, 54 प्रश्न है, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ऐसे बिजली उत्पादन हमारे भारत में कई तरीके से होता है। जल से भी होता है, परमाणु ऊर्जा से भी होता है, तापीय ऊर्जा से भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा पैमाना, जो सबसे ज्यादा पैमाना है साथियों, ये कोयला से उत्पादन होता है हमारे इस पूरे भारत में, जिसे तापीय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कहां है देख लीजिए, तापीय विद्युत डी ऑप्शन में है।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 55 नंबर, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? अब तो ये तो आसान क्वेश्चन है। नए जलोढ़ जो मिट्टी होता है साथियों, उसे खादर बोला जाता है, जबकि वही पुराना हो जाता है, उसमें एक फसल उगा ली जाती है, तो वैसे जो मिट्टी होता है उसे बांगर कहते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों 56 नंबर, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां स्थापित है? अभी एकदम शानदार क्वेश्चन, इसलिए इसको हम शानदार क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज में आ जाएंगे। कंफ्यूजन में क्या आएगा? तांबा की खान या तांबा का जो बड़ा कारखाना है वो आपके कहां है? खेतड़ी में। लेकिन यहां वैसा नहीं पूछा गया, तांबा गलाने का पहला कारखाना पूछा है साथियों। तो तांबा गलाने का पहला जो कारखाना है साथियों, ये हमारे घाटशिला में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग खेतड़ी पर चले जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान। 57, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काजू सबको बता चुके हैं, क से काजू और क से केरल, अर्थात केरल जो है साथियों सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है, और केरल में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लैटेराइट। इसलिए काजू के उत्पादन के लिए हम कहेंगे लैटेराइट जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आइए 58 देखते हैं। 58 एक प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है? सिंदरी। तो 2000 ईस्वी के पहले ये बिहार में था, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर बात करें साथियों, तो वर्तमान समय में सिंदरी झारखंड में चला गया है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से पता था। चलिए इसके बाद देखते हैं 59, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? आपको बताना है। तो भद्रावती इस्पात कारखाने में अयस्क जो लोहा का अयस्क है, यह बाबा बुदन की पहाड़ियों से पाया जाता है। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन की क्वालिटी में हम इसको कह सकते हैं। ऐसे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा बुदन की पहाड़ियां। अब इस प्रश्न को आप सुने थे कि नहीं, बताते जाइएगा। 60 नंबर, इनमें से कौन भूसंचरण का कारण है? भूसंचरण मतलब जिससे भूमि का क्षय होता है, मिट्टी का क्षय होता है। तो तीव्र वर्षा, ये तो है ही, तीव्र वर्षा होगा तो मिट्टी का क्षय होगा ही होगा। वनों की कटाई, ये भी है। खनन गतिविधियां, खनन मतलब खान के कुछ चीजें निकाली जा रही है, तो वहां भी होगा मिट्टी का कटाव, इसलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इतने जल्दी देखिए साथियों 60 प्रश्नों का एकदम सटीक और सही जवाब दे पाए। अगर जवाब आपको कम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो क्रैश कोर्स से जुड़ना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर आप इसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? तो अगर बात करें साथियों मोनाजाइट, तो मोनाजाइट जो पाया जाता है साथियों, ये सबसे ज्यादा हमारे केरल में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 62 को देख लीजिए। 62 क्या है? तो भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कैसी है? मतलब भारत की जो भूमि है उसकी आकृति किस प्रकार की है, यह इस प्रश्न का मतलब हो रहा है। पर्वत, तो हमारे भारत में पर्वत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। पठार ये भी नहीं है, पहाड़ियां ये भी नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान। क्योंकि भारत जो होता है मैदानी इलाका होता है, इसलिए भारत की आबादी बहुत ज्यादा है अन्य देशों की अपेक्षा। 63, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति दोहन का मतलब यह हो गया साथियों कि अधिक जल के ग्रहण से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक का। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 64 देख लीजिए। 64 है कि कांवर झील कहां स्थित है? यह तो हमें लगता है सबको पता होगा। कांवर झील
इसका जवाब हमें जरूर जानना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए। आसान क्वेश्चनों की श्रेणी में इजी कह लीजिए इस प्रश्न को। तो कांवर झील जो है साथियों ये बेगूसराय में है। ऑप्शन ए जो होगा इसका एकदम राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। चलिए 65 को देख लीजिए। 65 के भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन जो पाया जाता है साथियों ये हमारे सुंदरवन में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और कुछ हमारे बिहार के क्षेत्र में भी सुंदरवन के क्षेत्र हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। 66 देखिए। 66 है, आपसे पूछा गया था कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? जननी का मतलब जिससे उद्योग जो है उसमें चार चांद लग गया या उसका उत्पादन करने का श्रेय गया है। तो ये है साथियों लौह अयस्क, मतलब लोहा के जो भाग होते हैं वो जननी जानी जाती है किसकी? खनिजों की या उद्योगों की। 67 देखिए। 67 में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? ये सबको पता है, ये आसान क्वेश्चन की श्रेणी में, मतलब चलता फिरता क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन ये सब पूछते रहता है हाजीपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय साथियों है कहां पर? तो हाजीपुर। 68 देखिए। 68 के बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? सर्वाधिक सिंचाई होती है और सर्वाधिक धान के पैदावार भी यही होता है। उस जगह का नाम है साथियों, उस जिले का नाम है अपना रोहतास। 69 देखते हैं। 69 में है पंचायत समिति का कार्यकाल कितना दिन होता है? तो चाहे पंचायत समिति पूछे, प्रधानमंत्री पूछे, राष्ट्रपति पूछे, मुखिया पूछे या प्रमुख पूछे, जिसका भी पूछ ले, जनरल ये सभी का होता है कितना वर्ष? 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है 70 नंबर में। प्रश्न है कि नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? तो नगर निकाय के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे 74वें संविधान संशोधन से लिया गया है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 71 देखते हैं साथियों। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? तो जानते होंगे कि हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। 3 सूची में पहला सूची होता है राज्य सूची, दूसरा होता है संघ सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। 72 देखिए। 72 साथियों कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में किसको आरक्षण दिया जाता है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति ST SC दिया ही जाता है, पिछड़ा वर्ग EBC या OBC कहे जाते हैं, इनको भी दिया जाता है, और महिला। तो महिला के बारे में क्या बताया? महिला के बारे में सब जानते हैं। महिला को हमारे बिहार में 50% आरक्षण तो ऐसे ही दे दिया गया है, मतलब सभी का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। 73 देखते हैं साथियों। 73 के निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में अभी याद होगा 1-2 साल पहले इसमें एक विशेष राज्य का दर्जा था 370 कानून के तहत, मतलब संविधान संशोधन 370 के अनुसार इसमें एक विशेष राज्य का दर्जा था जिसे हटा दिया गया, और वो राज्य है या कह लें केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। 74 देखते हैं साथियों। 74 के पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो हमारा पंचायत समिति जो ये अलग अलग तरीके से पंचायतों में पाया जाता है, इसका प्रमुख होता है प्रमुख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 75 नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? अगर बात करें साथियों तो नेपाल में 2006 के पहले राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा ही वहां राजा बनता था, और 2006 में कानून लाया गया और उसके बाद वहां पर लोकतंत्र का वापसी हुआ, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2006। 76 देखिए। 76 की कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? अगर याद करें हम आपको इसको क्लास में पढ़ाए हैं कि जनसंख्या का मात्रा होता है साथियों 50,000। 50,000 जनसंख्या अगर है तो उसे आप जिला परिषद घोषित कर सकते हैं या किया जा सकता है। आइए 77 क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बस इसके बाद 3 प्रश्न आपके बाकी हैं और इतने जल्दी हम आपको बताने का प्रयास किए हैं ताकि अपनी पढ़ाई में आप तीव्रता लाएं और क्रैश कोर्स से भूलना एकदम ना भूलें।
नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम के बारे में बात करें तो नगर निगम का होता है साथियों नगर आयुक्त। नगर निगम में कौन होता है? नगर आयुक्त। और जो पंचायती राज व्यवस्था होता है या पंचायत के क्षेत्र होते हैं उसमें होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको बीडीओ आप कहते हैं। 78 देखते हैं। 78 है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ये एकदम चलता फिरता क्वेश्चन है, हमें लगता है इसका जवाब तो आपको पता होगा। लोकतंत्र का प्राण साथियों कहा जाता है राजनीतिक दल को। क्योंकि राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व कहां से होगा, इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण किसे? राजनीतिक दल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं 79 नंबर। बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया है? बंबई मुंबई कई नाम से जाने जाते हैं। पहले इसका नाम बंबई होता था, अब इसको क्या किया गया? 2 राज्यों में तोड़ दिया गया है। एक राज्य का नाम साथियों हुआ है गुजरात और दूसरे राज्य का नाम बना है महाराष्ट्र। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आई साथियों आज का अंतिम प्रश्न है हमारे सामने जो कि 80 नंबर में है। उम्मीद करते हैं इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग को बेहतर समझाने का हम प्रयास किए होंगे। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि लगे या कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्रैश कोर्स से जुड़ना ना भूलें ताकि इस बार 400 के पार का जो मेरा नारा है वो एकदम आपको हम दिला सके। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? अब देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय सबको पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स। देखिए ये भी वर्ड गलती लिखा हुआ है, अंतिम क्वेश्चन तक ये गलती दिख गया, ब्रसेल्स लिखा हुआ है। सही जवाब होगा ब्रुसेल्स। इस तरीके से 80 प्रश्न जो थे इतने जल्दी करवा दिए हम आपको। बाकी जितने भी विषय हैं साथियों आप के उन सभी के जो मॉडल पेपर हैं उसका आंसर की जारी कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप जाके एक बार सभी को सर्च करके देख लीजिए और कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। इसके बाद ये कुछ इतिहास भूगोल नागरिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इसे सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से मॉडल पेपर के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है या कोई भी जानकारी आती है हम आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।